इंडस्ट्री का एनालिसिस हो सकता है, जिस इंडस्ट्री में वो कस्टमर है। फिर उसके बाद जैसे लेट से वो टेक्सटाइल कंपनी है कोई जो आपसे लोन लेने आई है, तो ऐसी सूरत में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का थोड़ा सा एनालिसिस लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उस कंपनी की थोड़ी प्रोफाइल लिखेंगे। फिर कस्टमर की नीड क्या है वो लिखेंगे। फिर कस्टमर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स क्या है दूसरे बैंक्स के साथ वो लिखेंगे। फिर उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है वो लिखेंगे। फिर वो अपनी फैसिलिटी को कैसे सिक्योर करवाएगा, मतलब कौन सा एसेट एज अ सिक्योरिटी देगा, क्या चीज़ वो प्रपोज कर रहा है वो आप लिखेंगे। और फिर उसका मार्कअप कितना होगा। ये बेसिकली आप वो पूरी चीज़ें जो आपकी डिस्कशन हुई है कि वो कौन सी फैसिलिटी लेना चाह रहा है, उस फैसिलिटी के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी देगा, और उस सिक्योरिटी के बाद कितना मार्कअप या इंटरेस्ट या कमीशन उसे चार्ज किया जाएगा, उसकी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, कितनी देर में वो लोन रीपे करेगा, अगर रीपे नहीं होता तो क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें उस प्रपोजल में लिखी जाती हैं। सो ये यहाँ तक का जो काम है ये रिलेशनशिप साइट का होता है। नॉर्मली जो रिलेशनशिप साइट की हायरार्की होती है वो रिलेशनशिप एसोसिएट से स्टार्ट होती है, मतलब द जूनियर मोस्ट पर्सन। बैंक्स में मुख्तलिफ हो सकती है बट मोस्टली यही जनरली यही हायरार्की फॉलो की जाती है। सबसे जूनियर जो है दैट इज रिलेशनशिप एसोसिएट। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर होता है। फिर एक यूनिट हेड होता है। अब आप देखें रिलेशनशिप एसोसिएट इज द जूनियर पर्सन, रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर हो सकता है 2 या 3 रिलेशनशिप एसोसिएट्स हो। इसी तरह जब रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर यूनिट हेड है तो उसके अंदर हो सकता है 4-5 रिलेशनशिप मैनेजर्स हों। एंड देन यूनिट हेड के बाद कॉर्पोरेट हेड मौजूद होता है, और कॉर्पोरेट हेड के अंदर कुछ ज़्यादा यूनिट हेड्स हो सकते हैं। एंड नॉर्मली कॉर्पोरेट हेड जो है वो डायरेक्टली बीओडी को या जनरल मैनेजर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या एमडी को इनको रिपोर्ट कर रहा होता है। सो क्रेडिट के अंदर हायरार्की बहुत ज़्यादा नहीं होती जैसा कि ब्रांच में होती है। अब ब्रांच के अंदर लेट से कैशियर है तो वो पहले हेड कैशियर को रिपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑपरेशंस मैनेजर को करेगा, फिर वो मैनेजर को करेगा, फिर वो एरिया मैनेजर को, उसके बाद की कोई क्लस्टर मैनेजर होगा, फिर जनरल मैनेजर। सो हायरार्की ज़्यादा है, और जब हायरार्की ज़्यादा होती है तो प्रमोशन के और ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि लेवल्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप प्रमोट हो भी जाएंगे तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ लेवल्स टू बी कवर्ड येट। पर जब हम क्रेडिट की बात करते हैं और स्पेशली कॉर्पोरेट क्रेडिट की बात करते हैं तो हायरार्की बहुत ज़्यादा नहीं होती। रिलेशनशिप एसोसिएट से रिलेशनशिप मैनेजर, देन यूनिट हेड, और देन कॉर्पोरेट हेड। ठीक है। सो प्रमोशंस के, ग्रोथ के, इंक्रीमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के निस्बत, लाइक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की निस्बत कैश या रेमिटेंस या क्लियरिंग या अकाउंट ओपनिंग। ठीक है। अब रिलेशनशिप साइड ने अपना काम कर लिया कि उन्होंने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया जिसमें उस कस्टमर की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी। नाउ दे विल सेंड दैट प्रपोजल, द क्रेडिट प्रपोजल, आफ्टर गेटिंग इट साइंड बाय द अथॉरिटी। जैसे रिलेशनशिप एसोसिएट ने प्रपोजल प्रिपेयर किया है तो वो रिलेशनशिप मैनेजर उसको वेट करेगा, उसको साइन करेगा, उसको देखेगा, गलती हो सकती है तो ठीक करवाएगा, बेहतर हो सकता है तो बेहतर करेगा। सो वो रिलेशनशिप मैनेजर ने साइन कर दिए, उसके बाद यूनिट हेड ने साइन कर दिए, एंड देन कॉर्पोरेट हेड ने साइन कर दिए। सो नॉर्मली दिस इज द प्रोसेस के कस्टमर टारगेट किया जाता है। वो टारगेट करने के बाद उसकी नीड एनालिसिस की जाती है, वो 5 सीज देखे जाते हैं। 5 सीज अगर ठीक हैं तो उसके बाद उसका क्रेडिट प्रपोजल प्रिपेयर किया जाता है। और वो प्रिपेयर करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ईसीआई भी आपको चाहिए। जब हम लास्ट टाइम कैरेक्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ईसीआई क्या होती है। सो उसके कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, जज करने के लिए आपको ईसीआई की ज़रूरत है। इसी तरह फिर आप बीबीएफएस, आप प्रूडेंशियल रेगुलेशंस पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने एक टर्म बीबीएफएस भी पढ़ी होगी, बोरोवर्स बेसिक फैक्ट शीट जो होती है। तो बोरोवर्स बेसिक फैक्ट शीट उस कस्टमर की सारी डिटेल्स जो है वो आपको बताती है। इसी तरह कस्टमर के फाइनेंशियल्स, ताकि आप उसकी कैपेसिटी को जो है वो जज कर सकें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जज कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्रेडिट प्रपोजल प्रिपेयर होता है। फिर वो टर्न बाय टर्न जो है वो साइन होता है, और उसको आगे जो अथॉरिटी है, अप्रूविंग अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जिसने प्रपोजल बनाया, दैट मींस रिलेशनशिप साइड। दूसरी अथॉरिटी वो है
जो अब इस क्रेडिट प्रपोजल को अप्रूव करेगी, मतलब उसका रिस्क एनालिसिस करेगी। जो रिलेशनशिप साइड है उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि जितनी जल्दी कस्टमर को लोन मिल सके वो मिल जाए, क्योंकि उसने खुद ही टारगेट किया होता है, उसकी कमीशन भी हो सकती हैं उस पूरे प्रोसेस में। जब आप एक नया कस्टमर टारगेट करते हैं तो उसकी कोई ना कोई रेमुनरेशन, कोई रिवॉर्ड अक्सर बैंक उस पर कोई ना कोई रेमुनरेशन कह लें या बोनस कह लें या कमीशन कह लें, वो भी देता है। बट ऑन द अदर साइड जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उन्होंने पूरा रिस्क एनालिसिस करना होता है कि क्या कस्टमर ऐसा तो नहीं बाद में डिफॉल्ट कर जाएगा, या कस्टमर ऐसा तो नहीं कि लोन लेने के बाद वो अपनी टाइमली पेमेंट नहीं कर सकेगा, या उसका बिजनेस इतना वॉलेटाइल तो नहीं है कि वो लोन ले तो ले लेकिन उसके बाद लोन रीपेमेंट में ना सिर्फ बैंक को मसला हो बल्कि वो खुद अपना बिजनेस या उसकी जो लिविंग है वो भी अफेक्ट हो सके। सो बाय एनी मींस वही 5 C's जो रिलेशनशिप साइड ने असेस किए होते हैं उनको रीअसेस किया जाता है, सिक्योरिटी को देखा जाता है। सिक्योरिटी से मतलब जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है बाय द कस्टमर, या जो प्रपोज किया जा रहा होता है उसको एनालिसिस किया जाता है कि क्या ये काफ़ी है। लेट्स से कि कस्टमर 100 मिलियन का लोन लेने आया है और वो जो एसेट एज अ सिक्योरिटी दे रहा है उसकी वैल्यू भी 100 मिलियन है, तो ऐसी सूरत में बैंक इसको इंक्रीज करने की डिमांड कर सकता है कि 100 मिलियन तो मार्केट रेट है जो एसेट आप सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हैं। हो सकता है जब हमें मजबूरन इसे सेल करना पड़े, या जब आप लोन रीपे ना हुआ और मार्केट में ये पता चला कि ये कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है जिसकी प्रॉपर्टी और ये इसलिए बिक रही है क्योंकि बैंक का लोन वापस नहीं हुआ, तो नॉर्मली ऐसी सूरत में वो एसेट सस्ता बिकता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड सेल वैल्यू। मतलब फोर्स सेल वैल्यू एक होती है मार्केट वैल्यू जिस पे नॉर्मल मार्केट रेट चल रहा होता है, एक होती है फोर्स्ड सेल वैल्यू जिसका मतलब है कि एक ऐसा एसेट जो जिसको हम कहते हैं जी कम से कम इतने में तो बिकेगा, इसकी मार्केट वैल्यू लेट से 100 मिलियन है लेकिन अगर हम इसे मजबूरन बेचें भी तो 80 मिलियन तो मिल ही जाएगा। सो दैट इज द फोर्स्ड सेल वैल्यू। ये कैलकुलेट की जाती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, वैल्यूएटर्स होते हैं, थर्ड पार्टी वैल्यूएटर्स जो इसको असेस करते हैं। तो बैंक उस फोर्स्ड सेल वैल्यू के मुताबिक फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ऐसी सूरत में अगर 100 मिलियन का ही लोन है और 100 मिलियन की ही फैसिलिटी है, या जो सिक्योरिटी दी जा रही है उतनी ही है, तो ऐसी सूरत में बैंक विल ट्राई टू इंक्रीज द सिक्योरिटी और विल अलाउ द लेसर क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर। यानी कि हो सकता है वो 80 मिलियन फिर ऑफर करे या फिर सिक्योरिटी इंक्रीज करने की डिमांड की जाएगी। सो ये काम भी पहले तो यही काम रिलेशनशिप साइड कर रही होती है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेक है, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो रिस्क मैनेजमेंट कर रही है या जो फ्यूचर के मुताबिक उस चीज़ों को एनालिसिस कर रही है, वो भी उसमें चेंज कर सकते हैं या रिलेशनशिप साइड को बता सकते हैं कि ये बाकी प्रपोजल ठीक है बट दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। सो ऐसी सूरत में वो प्रपोजल को दो ऑप्शंस होते हैं अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, आइदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड द सेकंड टू रिजेक्ट द प्रपोजल। रिजेक्ट करेंगे तो उसकी वजूहात यही हो सकती है कि कस्टमर वॉलेटाइल है, कस्टमर की हिस्ट्री ठीक नहीं है, कस्टमर के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, कस्टमर की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। ऑन द अदर साइड द सेकंड ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस, कि जो रिलेशनशिप साइड ने प्रपोजल बना के भेजा था, रिस्क एनालिसिस के बाद जो अथॉरिटी है उसने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सो अभी तक जो बात हो रही है दैट इज ऑन क्रेडिट प्रपोजल। प्रपोजल के ऊपर जो चीजें हैं वो चल रही है। जस्ट अ मिनट बेटा, होल्ड कीजिए। ऑलराइट, सो ये क्रेडिट प्रपोजल की बात हो रही है कि कस्टमर आया, रिलेशनशिप साइड ने उसको असेस किया, उसका प्रपोजल बनाया, उसको अप्रूविंग अथॉरिटी के पास भेज दिया, उसने अप्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज है वो यही सारी चीजें जो कि सिर्फ अप्रूविंग साइड पे जा रही थी या जो सिर्फ प्रपोजल साइड पे जा रहा था, नाउ दिस थिंग नीड्स टू बी प्रैक्टिकली डन।
अब ये प्रपोजल जब अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव कर देगी और वो वापस रिलेशनशिप साइड के पास आ जाएगा एक अप्रूवल की शेप में। अप्रूवल की शेप से मतलब उसके ऊपर साइन हुए होंगे अप्रूविंग अथॉरिटी के। उसमें कोई जीएम हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई मेंबर हो सकता है, कोई एरिया मैनेजर हो सकता है। सो नॉर्मली एक पैनल होता है, 4 5 6, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर। अगर तो एक्सपोजर बहुत कम है तो हो सकता है वो अथॉरिटी सिर्फ एरिया मैनेजर को दी हो। अगर ज्यादा है तो वो हो सकता है उसमें 3 लोग कमेटी में शामिल हो। अगर कॉर्पोरेट कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो बैंक ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है, या उसकी अथॉरिटी जो है वो डिसाइडेड होती है दैट कितने एक्सपोजर तक कौन सी अथॉरिटी जो है इसको अप्रूव कर सकती है। सो अप्रूव करने से मतलब ये है कि अथॉरिटी उसके ऊपर साइन करेगी। सो वही अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि वही प्रपोजल जब रिलेशनशिप साइड ने भेजा, उसको अप्रूव कर दिया गया, तो वो उसकी कॉपी आफ्टर सिग्नेचर्स अब आ जाएगी दोबारा रिलेशनशिप साइट के ऊपर, विच विल गिव द प्रूफ के कस्टमर का जो भी प्रपोजल आपने बना के भेजा था उसको अप्रूव कर लिया गया है। नाउ इसके बाद क्या होगा, अब जो कुछ आपने प्रपोजल में लिखा था, अब वो प्रपोजल एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा? जैसे कस्टमर ने 50 मिलियन की फैसिलिटी आपसे डिमांड की थी जिसका आपने प्रपोजल बनाया था, और उसके अगेंस्ट लिखा था कि ये 100 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी है जो मॉर्टगेज होगी। तो पहले तो आपने सिर्फ प्रपोज किया था, अब वो एक्चुअल में मॉर्टगेज होगी। सो मॉर्टगेज होने के लिए ये हाइपोथिकेशन प्लेज मॉर्टगेज आपने पढ़ा होगा, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। मॉर्टगेज का सिंपली मतलब ये है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, लैंड है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो राइट है वो बैंक को दे दिया जाता है कि दिस इज सिक्योर्ड बाय अ सर्टेन क्रेडिट फैसिलिटी। जब तक वो क्रेडिट फैसिलिटी एडजस्ट नहीं हो जाती तब तक ये जो फैसिलिटी, ये जो सिक्योरिटी है, घर है, बिल्डिंग है, लैंड है, जो भी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब उस सिक्योरिटी को जो सिर्फ प्रपोज की गई थी, जो सिर्फ लिखा गया था, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मतलब है अब कस्टमर से कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने पड़ेंगे, वो और वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी कस्टमर दे रहा है, या दो सिक्योरिटी या जो एसेट कस्टमर एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, वो उसी के नाम पे है, एंड ही और शी हैज ऑल द राइट टू गिव दैट प्रॉपर्टी इनटू मॉर्टगेज। मतलब लेट से मैं लोन ले रहा हूँ और मैं प्रॉपर्टी किसी और की दे रहा हूँ सिक्योरिटी के तौर पे विदाउट हिज विलिंगनेस, तो ये तो नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी क्योंकि लोन मैं ले रहा हूँ, तो जो एसेट मैं एज अ सिक्योरिटी दे रहा हूँ वो मेरे ही नाम पे होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन, बैंक जो है वो जो एसेट मैंने एज अ सिक्योरिटी दिया था उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सके। बट अगर वो मेरे नाम पे होगी नहीं तो फिर ऑब्वियसली जिसके नाम पे है वो तो सेल नहीं करने देगा। सो पहले तो ये इंश्योर करना कि जो एसेट दिया जा रहा है, क्या बैंक उसके ऊपर अपना राइट क्लेम कर सकता है, उसके ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो अगर तो वो कर सकता है तो फिर उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। मॉर्टगेज के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। सो कस्टमर से वो डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है। अब मैं इन सारी बातों को जो हमने की इसको समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले कस्टमर आया, उसने अपनी नीड बताई, रिलेशनशिप साइड ने उस नीड को असेस करके अपनी एक क्रेडिट फैसिलिटी उस कस्टमर को ऑफर की, और उससे सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट वो देगा वो पूछा, और 5 C's जो हमने पढ़े थे उसके मुताबिक कस्टमर को असेस किया कि क्या कस्टमर का कैरेक्टर, कैपेसिटी, ये सारा कुछ ठीक है। अगर सब ठीक है, रिलेशनशिप साइड सेटिस्फाइड है, तो वो क्रेडिट प्रपोजल बनाएगी। वो प्रपोजल रिलेशनशिप साइड की अथॉरिटी से साइन होने के बाद अप्रूविंग अथॉरिटी को चला जाएगा, और अप्रूविंग अथॉरिटी अब उसको अपना रिस्क एनालिसिस करेगी उस पर। अगर उसमें कोई एतराज़ है तो वो रिलेशनशिप साइड को बताएगी, जिसको इम्प्रूव किया जाएगा या जिसको ख़त्म किया जाएगा। अदरवाइज वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। और सेकंड के वो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अप्रूव कर लिया जाएगा। अगर वो अप्रूव कर लिया जाता है
तो उसका अप्रूवल आफ्टर सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी वो दोबारा रिलेशनशिप साइड के पास आ जाएगा। अब ये जिस प्रपोजल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसका फॉर्मेट मुख्तलिफ बैंक्स में मुख्तलिफ है। ये जो फॉर्मेट है ये बैंक अल हबीब का फॉर्मेट है। मुझे जस्ट कंफर्म कर दीजिएगा, ये आपको नज़र आ रही है शेयर स्क्रीन? यस सर। ऑल राइट, देखें ये जो प्रपोजल है इसमें ब्रांच सबसे ऊपर सिर्फ टॉप से स्टार्ट करते हैं, अनेक्सर ए के बाद जो लिखा हुआ है ब्रांच का मतलब है कि जिस ब्रांच से ये शेयर किया जा रहा है प्रपोजल, या जो ब्रांच इसको प्रपोज कर रही है। फिर उसका जो भी सेगमेंट है, एसएमई है तो एसएमई लिखा जाएगा, कॉर्पोरेट कमर्शियल है तो वो लिखा जाएगा। फिर कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। ये वो फॉर्मेट है जो फ्रेश फैसिलिटी के लिए है। फ्रेश फैसिलिटी से मतलब ये है कि कस्टमर आपके पास वो फैसिलिटी पहली दफ़ा कस्टमर आपके पास आ रहा है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, लेट्स से ABC एक कस्टमर है जिसने ऑलरेडी बैंक से 100 मिलियन की फैसिलिटी ली हुई है, अब उस फैसिलिटी को वो 150 मिलियन करना चाह रहा है, तो ये फ्रेश फैसिलिटी नहीं होगी बल्कि ये एनहेंसमेंट होगी। एक कस्टमर आपके बैंक के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो पहली दफ़ा आपके पास कोई फैसिलिटी ले रहे आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्रेश कस्टमर। और ये फॉर्म जो मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये फ्रेश फैसिलिटी के लिए है। जो एनहेंसमेंट है उसके लिए एक डिफरेंट किस्म का फॉर्म है। ओके, नाउ कमिंग, ये देखें आप फैसिलिटी प्रपोज्ड लिखा है जिसमें फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी नीचे मेंशन्ड है। फंड बेस्ड फैसिलिटीज वो होती हैं जो डायरेक्टली जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि बैंक कस्टमर को फिजिकली कैश जो है वो विड्रॉ करने की जो फैसिलिटी है या जो अथॉरिटी है वो देता है। अब वो फंड बेस्ड फैसिलिटी, उसकी कितनी लिमिट प्रपोज की जा रही है, 100 मिलियन, 50 मिलियन, जितनी कस्टमर की नीड है और जितनी बैंक ने एनालिसिस किया है, रिलेशनशिप साइड ये प्रपोजल बनाते हुए यहाँ पे लिख रहा है लिमिट की जगह कि इतनी लिमिट हम प्रपोज कर रहे हैं। फिर उसका मार्कअप या कमीशन, ठीक है, कितना आप उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या कितना कमीशन चार्ज करेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जितना ऑलरेडी आउटस्टैंड कर रहा है, सो उसका क्योंकि अभी आउटस्टैंड नहीं कर रहा होगा सो यहाँ पे जीरो आएगा। पर्पस क्या है, वर्किंग कैपिटल नीड है, कोई मशीन लेनी है, कोई फैसिलिटी, उसने कोई अपना कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई प्लांट इंपोर्ट करना है, तो जो भी पर्पस है उस फैसिलिटी के अगेंस्ट वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देन वी हैव सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब वो एसेट्स जो प्रपोज कर रहा है कस्टमर के, वो आपको देगा ताकि आपका लोन जो है वो सिक्योर हो सके। फिर उसके बाद मार्जिन, मार्जिन का मतलब ये होता है कि कस्टमर की अपनी मार्जिन नॉर्मली इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर फैसिलिटी और सिक्योरिटी के दरमियान कितना मार्जिन है। लेट से मैं कहता हूँ कि 100 मिलियन का एसेट है तो उसके अगेंस्ट 25% मार्जिन बैंक रखेगा, और इस दैट मीन्स कि 100 मिलियन के एसेट के अगेंस्ट 75 मिलियन बैंक एडवांस करेगा या लोन देगा या फैसिलिटी देगा। 25% बैंक जो है वो मार्जिन के तौर पे अपने पास सिक्योर करेगा, ताकि अगर कोई एसेट वॉलेटाइल नेचर का है या इंटरेस्ट भी होता है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट भी कस्टमर ने वापस करनी है, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना है, सो ये मार्जिन उस एडिशनल एक्सपोजर को, रिस्क को कवर करने के लिए रखा जाता है। एंड लास्ट में रीपेमेंट के, उसकी रीपेमेंट कैसे होगी, 3 माह बाद कस्टमर रीपे करेगा, 6 माह बाद करेगा, या मंथली पेमेंट हुआ करेगी या एनुअल पेमेंट हुआ करेगी। सो ये बेसिकली आप देखें एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का फॉर्म है जिसमें कस्टमर आपसे जो भी चीज़ डिमांड कर रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह फिक्स टर्म की बात करें, फिक्स टर्म लोन्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद पे किए जाते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, ये एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है, फैक्ट्री बनानी है, या कोई ऐसा पर्पस है जो 3 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड सो ऑन, इससे बड़ा प्रोजेक्ट है। सो फिर ऐसी फैसिलिटीज के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स या फिक्स टर्म लोन्स दिए जाते हैं, जैसा कि 1 साल लेट से। सो 1 साल के बाद कस्टमर एक लोन लेता है जो फिक्स्ड होता है 1 साल के लिए, और उसकी मंथली पेमेंट और क्वार्टरली पेमेंट्स हो सकती हैं, बट इसका पर्पस वर्किंग कैपिटल नीड पूरी करना नहीं है।
वर्किंग कैपिटल नीड का मतलब है जो डे टू डे नीड्स हैं, जैसे टेक्सटाइल के लिए कॉटन बेल खरीदना डे टू डे नीड है, धागा खरीदना, कलर्स खरीदना, ये डे टू डे नीड है। सो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए फिक्स टर्म लोन नहीं दिए जाते। फिक्स टर्म लोन दिए जाते हैं किसी फ्यूचर इन्हेंसमेंट के लिए, फैक्ट्री बनानी है, प्लांट एंड मशीनरी, अपनी प्रोडक्शन इन्हेंस करनी है, या कोई ऐसी चीज जिसका पर्पस लॉन्ग टर्म है। एंड लास्ट में जी है कंटिजेंट। कंटिजेंट इसको हम नॉन फंड बेस्ड भी कहते हैं। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज वो होती हैं जिसमें बैंक का एक्सपोजर तो इन्वॉल्व है बट डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जिसमें बैंक सिर्फ एक अंडरटेकिंग दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है कि अगर इम्पोर्टर ने पे ना किया तो मैं आपको पे करूंगा। अब इसमें कोई पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, तो फिजिकल कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, बट कभी ना कभी हो सकता है, इसको कहते हैं कंटिजेंट। ठीक है, कि बैंक ने एक फैसिलिटी आपको दे दी, उस टाइम पे बैंक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर इम्पोर्टर ने पे ना किया तो पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा। सो इसलिए इसको हम कंटिजेंट फैसिलिटीज कहते हैं या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी कहते हैं। सो जो भी कस्टमर फैसिलिटी जिस भी कॉलम में फॉल करती है वो वहां पे लिख दी जाएगी। अब आप देखें ये रिकमेंडेड बाय है जिस रिलेशनशिप साइट की मैं बात कर रहा हूँ। सो क्रेडिट ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, या यहाँ पे आप कर लें रिलेशनशिप एसोसिएट है, रिलेशनशिप मैनेजर है, और यूनिट हेड है या कॉर्पोरेट हेड है। फिर उसके बाद वो रिकमेंड किया जाता है एक डिफरेंट कमेटी से जो उससे सीनियर कमेटी है, जोनल क्रेडिट कमेटी। एंड लास्ट में अप्रूविंग अथॉरिटी है जिसको क्रेडिट कमेटी का नाम दिया गया है। सो अगेन रिलेशनशिप साइड ने उसको बनाया, जो रिलेशनशिप साइड की जूनियर साइड है उसको एक सर्टेन कमेटी ने रिकमेंड किया, रिस्क असेस करके, उसका पूरा एनालिसिस करके, और फिर फाइनल क्रेडिट कमेटी ने आइदर उसको अप्रूव करे किया या फिर रिजेक्ट कर दिया। इन केस ये अप्रूव हो जाता है, ये सिर्फ एक फॉर्म है जो भेजा जाता है, इसके अलावा इसके एलाइड फॉर्म्स इसके साथ मिलके मजीद कुछ फॉर्म्स भेजे जाते हैं ताकि आपका प्रपोजल स्ट्रॉन्ग हो सके। वो फॉर्म्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकेंड पेज उस फॉर्म का ये है। अब आप देखें इसमें उसकी सारी फाइनेंशियल हाइलाइट्स मौजूद हैं, उसका पेड अप कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, ये अप्रोप्रिएट प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। सो ये कस्टमर ने आपको फाइनेंशियल्स दिए होंगे, उस फाइनेंशियल्स के मुताबिक जस्ट वैल्यूज आप इस पेज पे पुट कर देते हैं। सिमिलरली बोरोइंग एंटाइटलमेंट्स है, ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन के मुताबिक होता है। आपने पीआर में पढ़ा होगा कि कस्टमर को कितना मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जा सकता है और कितना उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप रिस्क ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। देन बोरोइंग विद अदर बैंक्स, अगर एक ऐसा कस्टमर है जो आपके पास तो पहली दफ़ा आया है लेकिन उसने बाकी बैंकों से लोन लिया हुआ है, तो वो लोन की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं कि किस किस बैंक से लोन लिया है, उसकी टाइप क्या है, टाइप से मतलब फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, और टर्म फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल है, या फिर एलसी एलजी वगैरह है, लिमिट कितनी है, मार्कअप कितना है, उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, और क्या क्या सिक्योरिटी बैंक दे चुका है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अब इसी किस्म के ये सारे फॉर्म्स हैं जो प्रपोजल भेजते हुए एक रिलेशनशिप साइट जो है वो भेजती है। ठीक है, सो यहाँ तक था। अब ये जब सारा क्रेडिट प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो जो सिक्योरिटीज हमने प्रपोज की थी, अब वो सारी सिक्योरिटीज एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। अब लेट से लिखा गया था कि स्टॉक्स के ऊपर 100 मिलियन का हाइपोथिकेशन चार्ज होगा, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर मॉर्टगेज चार्ज होगा, ये आपने प्रपोज किया था बीइंग रिलेशनशिप मैनेजर, और अप्रूविंग अथॉरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया। अब एक थर्ड डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जिसे हम कहते हैं कैड डिपार्टमेंट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। क्या जी, सो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो क्या काम करता है कि जो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है उस अप्रूवल की बेस पे अब जो भी सिक्योरिटीज आपने प्रपोज की थी उनको सिक्योर करता है प्रैक्टिकली। जैसे प्रपोजल में तो सिर्फ लिख दिया था हाइपोथिकेशन चार्ज होगा 100 मिलियन का, अब वो होना है तो इसका मतलब है कस्टमर से डॉक्यूमेंटेशन साइन करवानी पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट कैड डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, इसमें सारी लीगल वर्डिंग शामिल होती है कि कस्टमर मजबूर होगा हमें ये एसेट सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए,
और अगर कस्टमर ने लोन रीपे ना किया तो बैंक का राइट है कि इस एसेट को बेच दे, मतलब जो लीगल वर्डिंग है जिसमें बैंक अपने आप को सिक्योर फील करेगा, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा कस्टमर के नाम पे। इसी तरह मॉर्टगेज है तो एमओडीटीडी, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और वो डॉक्यूमेंट कैड डिपार्टमेंट यानी कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिलेशनशिप साइट को देगा कि इसको कस्टमर से साइन करवा के दे। जब वो कस्टमर उसको साइन कर देगा तो वो डॉक्यूमेंट्स वापस रिलेशनशिप साइट पे आएंगे और रिलेशनशिप साइट से दोबारा कैड में चले जाएंगे। अब कैड डिपार्टमेंट उन साइंड डॉक्यूमेंट की बेस पे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट्स में वो चार्ज क्रिएट करेगा। जैसे हाइपोथिकेशन या जो कंपनी के चार्जेस क्रिएट होते हैं वो SECP में होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो हाइपोथिकेशन चार्ज SECP में क्रिएट कर लिया गया, किस बेस पे? उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो कस्टमर ने साइन किए हैं। दैट मीन्स इट शोज द विलिंगनेस ऑफ कस्टमर कि आप मेरे इस एसेट के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट करवा लें। इसी तरह मॉर्टगेज है तो उसकी पटवारी के पास फर्द मौजूद होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम टाइटल डॉक्यूमेंट कहते हैं, फर्द। सो उस फर्द के ऊपर यह लिखा जाता है कि ये फर्द के ऊपर या इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक ने लोन दिया हुआ है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक के लोन वापस होके NOC नहीं मिल जाता बैंक की तरफ से। सो ये करने के बाद इसका चार्ज भी SECP में रजिस्टर करवाया जाता है। चार्ज रजिस्टर करवाने की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर गया तो पहले किसका लोन रीपे होगा। लेट से एक बिल्डिंग है जो 100 मिलियन की है और उसके अगेंस्ट बहुत से बैंक्स ने लोन दिया हुआ है। अब अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा और वो बिल्डिंग सेल होगी तो सेल होके पैसे सबसे पहले किसको मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा किसने सबसे पहले चार्ज क्रिएट करवाया था SECP में। ठीक है, इसकी चार्ज की टाइप्स हैं पारी पासू या फर्स्ट मॉर्टगेज चार्ज, ये सारा कुछ भी पढ़ेंगे और यकीनन आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, आपको हिंट भी होगा। बट जस्ट टू समराइज द थिंग, जो चार्ज सुपीरियर होगा, जो चार्ज पहले क्रिएट हुआ होगा या जिस चार्ज की नौयत सुपीरियर होगी उसको पहले पैसे मिलेंगे और बाकी बचने वालों को इसी तरतीब से मिलेंगे। और हो सकता है कुछ बैंक्स जिनका चार्ज इंफीरियर है या जिनका चार्ज सबसे कम था उनको वापस पैसे ही ना मिले। ठीक है, सो ये चार्ज रजिस्टर कराने की इंपॉर्टेंस है। अब जो प्रपोजल बना था, जो अप्रूव हुआ था, अप्रूव होने के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई कैड ने वो रिलेशनशिप के थ्रू कस्टमर से साइन करवाई और बाद में उन्हीं साइंड डॉक्यूमेंट्स की बेस पे SECP में चार्ज रजिस्टर करवा दिया। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो मिल के काम कर रहे हैं ताकि कस्टमर को फैसिलिटेट भी किया जा सके और बैंक को भी सिक्योर किया जा सके उनके तमाम चार्जेस क्रिएट करवा के, ताकि अगर कस्टमर पे नहीं करता, लोन रीपेमेंट नहीं करता, तो उन एसेट्स को बेच के बैंक अपना जो लोन है वो रिकवर कर सके। सो ये 3 डिपार्टमेंट्स, रिलेशनशिप साइड, अप्रूविंग अथॉरिटी एंड द कैट डिपार्टमेंट, ये इनके कुछ माइनर से काम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऑब्वियसली इसके अलावा ये बहुत से मजीद काम करते हैं, या इन कामों को कहने में सिर्फ चार्ज क्रिएट करवाना, बट चार्ज क्रिएट करवाने के लिए बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस जब हम कैट डिपार्टमेंट इन डिटेल पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।